जर्मन दार्शनिक फ्रेडरिक हेगल ने एक बहुत गहरी बात लिखी थी। उन्होंने कहा, हम इतिहास से सीखते हैं कि हम अक्सर उससे नहीं सीखते। हाँ, बहुत सही बात है। और आज की हमारी ये खास चर्चा इसी चेतावनी के इर्द गिर्द घूमने वाली है। अच्छा। हम इंडियन एक्सप्रेस में छपे एक बहुत ही दिलचस्प लेख को बारीकी से समझने वाले हैं। अच्छा। ये लेख एक बड़ा सवाल उठाता है, क्या एआई, बिग डेटा और जो आने वाली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस है, एजीआई, क्या इन टेक्नोलॉजीज ने बिजनेस की सफलता के सारे पुराने नियम बदल दिए हैं? और लेखक का क्या मानना है? लेखक का मानना है बिल्कुल नहीं। तो आज हम व्यावसायिक सफलता के उन 4 मजबूत स्तंभों को खोद कर निकालेंगे जो वक्त और टेक्नोलॉजी के तूफानों के बावजूद आज भी वैसे ही खड़े हैं। ये तो बहुत ही दिलचस्प विषय है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि ये सीधे सीधे इकोनॉमिक पॉलिसी, गवर्नेंस और इंडस्ट्रियल ग्रोथ जैसे विषयों से जुड़ता है। हाँ, और इस चर्चा को सही फ्रेम में रखने के लिए मुझे लगता है कि हमें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के संस्थापक क्लॉस श्वाब की 4 औद्योगिक क्रांतियों को समझना होगा। हाँ, वो जरूरी कॉन्टेक्स्ट देगा। तो देखिए, पहली क्रांति आई 1776 में भाप के इंजन के साथ। दूसरी लगभग 1 सदी बाद बिजली और टेलीग्राफ के साथ, जिसने दुनिया को छोटा कर दिया। तीसरी 1970 के दशक में इंटरनेट और आईटी की क्रांति थी। सब कुछ डिजिटल हो गया। और चौथी तो अभी चल ही रही है। बिल्कुल, चौथी जो अभी चल रही है वो एआई, बिग डेटा और क्वांटम कंप्यूटिंग की है। यहाँ पर सबसे मजेदार बात तो ये है कि इन सभी क्रांतियों की जड़ में टेक्नोलॉजी थी, लेकिन लेख का तर्क ये है कि टेक्नोलॉजी ने बिजनेस करने के औजार तो बदले। हाँ, टूल्स बदल दिए, पर कंपनियों के बढ़ने और मुनाफा कमाने के जो बुनियादी नियम हैं वो नहीं बदले। एकदम सही। तो चलें पहले स्तंभ से ही शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहला और सबसे बुनियादी स्तंभ है लागत प्रबंधन, यानी कि कॉस्ट मैनेजमेंट। अच्छा। अर्थशास्त्र का एक सीधा सा नियम है कि किसी भी बाजार में कीमतें धीरे धीरे उस लागत की ओर झुकती हैं जो एक और यूनिट बनाने में लगती है, जिसे हम मार्जिनल कॉस्ट कहते हैं। बिल्कुल। आसान भाषा में, अगर आपकी फैक्ट्री में एक और कार बनाने का खर्चा कम होता जाएगा तो बाजार में कार की कीमत भी घटती जाएगी। इसका सबसे क्लासिक उदाहरण तो हेनरी फोर्ड और उनकी मॉडल टी कार का है। हाँ, बिल्कुल। 20वीं सदी की शुरुआत में उनकी सफलता का राज कोई रॉकेट साइंस नहीं था, बल्कि लागत कम करने पर उनका एक जुनून था, एक लेजर फोकस था। वो चाहते थे कि हर अमेरिकी के पास कार हो। और ये सपना सिर्फ एक ही तरीके से पूरा हो सकता था, कार को इतना सस्ता बनाकर कि हर कोई उसे खरीद सके। और यही सिद्धांत आज भी उतना ही सच है ना? आज के जमाने में इसका सबसे बड़ा उदाहरण चीन है। चीन दुनिया की फैक्ट्री कैसे बना? कोई जादू नहीं था। उन्होंने 2 चीजों को मिला दिया। एक तो बहुत बड़े पैमाने पर उत्पादन, मतलब स्केल, और दूसरा काम करने का बेहतरीन तरीका, जिसे हम ऑपरेशनल एफिशिएंसी कहते हैं। और नतीजा ये हुआ कि उन्होंने दुनिया भर के लिए अच्छी क्वालिटी की चीजें सबसे कम यूनिट लागत पर बनाई। यहाँ सबक ये है कि जो कंपनियां अपनी कॉस्ट से नजर हटा लेती हैं, वो बाजार के उतार चढ़ाव में टिक नहीं पाती। सही बात है। लागत पर नियंत्रण रखना तो ठीक है, लेकिन मान लीजिए आपने दुनिया का सबसे सस्ता प्रोडक्ट बना भी लिया, पर उससे बनाने के लिए कच्चा माल ही महंगा मिल रहा है या उसे ग्राहकों तक पहुंचाने का कोई रास्ता ही नहीं है, तो यहीं पर शायद दूसरा स्तंभ यानी सप्लाई चेन और उत्पादन के साधन सबसे ज्यादा जरूरी हो जाते हैं। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। दूसरा स्तंभ यही है, उत्पादन के साधनों यानी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तक आपकी पहुंच और एक मजबूत सप्लाई चेन। इसका मतलब हुआ जमीन, पैसा, बिजली, पानी, कच्चा माल। हाँ, ये सब सही दाम पर मिले और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने का पूरा रास्ता आपके कंट्रोल में हो। इतिहास में तो इसके कुछ खूंखार उदाहरण मिलते हैं। 19वीं सदी के रॉबर्ट बैरन्स जैसे एंड्रू कार्नेगी या जॉन रॉकफेलर। बिल्कुल, उन्होंने तो पूरे सिस्टम पर ही कब्जा कर लिया था। जैसे एंड्रू कार्नेगी, वो सिर्फ स्टील नहीं बनाते थे, बल्कि उस स्टील को बनाने के लिए जरूरी कोयले की खदानों और रेलवे लाइनों पर भी। हाँ, और उसे बाजार तक पहुंचाने वाली रेलवे लाइनों पर भी कब्जा कर लेते थे। या जॉन रॉकफेलर, जिन्होंने तेल के कुओं से लेकर रिफाइनरियों और पाइपलाइनों तक पूरी चेन को ही लॉक कर दिया था। उन्होंने कंपटीशन के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी थी। और अगर आज के संदर्भ में देखें तो भारत और चीन के बीच का फर्क इसी स्तंभ में साफ दिखता है। ये यूपीएससी के नजरिए से एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। एकदम। चीन में सरकार ने ये पक्का किया कि फैक्ट्री लगाने वालों को जमीन, सस्ता कर्ज,
24 घंटे बिजली, पानी और बेहतरीन सड़कें व पोर्ट्स मिले। एक पूरा इकोसिस्टम तैयार किया। हाँ, इस सरकारी सपोर्ट ने उन्हें एक ऐसी बढ़त दी जिसका मुकाबला करना मुश्किल है। और वहीं भारत में आज भी कंपनियां जमीन अधिग्रहण में फंस जाती है, पूंजी महंगी है, बिजली की दरें ज्यादा है और लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट तो बहुत ही ज्यादा है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी कुछ बेहतरीन कंपनियां जो दुनिया के सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, वो भी सिर्फ इसलिए पीछे रह जाती हैं क्योंकि उनकी सप्लाई चेन की लागत ज्यादा है। दुर्भाग्य से हाँ, जब तक सप्लाई चेन मजबूत, लचीली और कंट्रोल में नहीं होगी, तब तक मेक इन इंडिया जैसी पहलों को ग्लोबल लेवल पर सफल बनाना एक बहुत बड़ी चुनौती रहेगी। ये कल भी सच था, आज भी सच है और भविष्य में भी सच रहेगा। लेकिन इन सब में सरकार का भी तो एक रोल होता है। आप जमीन नहीं ले सकते, आप सड़कें नहीं बना सकते अगर सरकार की नीतियां आपके साथ ना हो। तो क्या तीसरा स्तंभ इसी से जुड़ा है? बिल्कुल। तीसरा स्तंभ थोड़ा पेचीदा है और वो है सरकार के साथ तालमेल। सीधी भाषा में कहें तो रेगुलेटरी अलाइनमेंट। अच्छा। क्या आपके व्यापार के नियम सरकार की योजनाओं और नीतियों के हिसाब से हैं? क्योंकि अगर सरकार आपके खिलाफ हो जाए तो आपका सफल होना लगभग नामुमकिन है। इसमें भी इतिहास बड़ा दिलचस्प रहा है। एक तरफ 1911 में अमेरिकी सरकार ने उस वक्त की सबसे बड़ी कंपनी स्टैंडर्ड ऑयल, जो उस वक्त की गूगल या अमेज़न जैसी थी, हाँ, उसे अवैध एकाधिकार के नाम पर 34 अलग-अलग कंपनियों में तोड़ दिया। ये तो मतलब हैरान करने वाली बात है। हाँ, ये दिखाता है कि सरकार कितनी ताकतवर हो सकती है। और फिर इसका ठीक उल्टा भी हमने देखा 1980 के दशक में। हाँ, 1980 के दशक में रोनाल्ड रीगन और मार्गरेट थैचर जैसे नेताओं ने कहा कि सरकार ही समस्या है और उसे व्यापार के रास्ते से हट जाना चाहिए। और आज हम फिर घूमकर वहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, आज फिर से सरकारें औद्योगिक नीति के तहत कुछ खास इंडस्ट्रीज को आगे बढ़ा रही हैं, जैसे सेमीकंडक्टर्स या ग्रीन एनर्जी। तो मतलब नीतियां बदलती रहती हैं, लेकिन एक बात नहीं बदलती। क्या? कि आपको सरकार का साथ चाहिए ही चाहिए। यही इसका सार है। किसी भी कंपनी को लंबे समय तक तरक्की करने और मुनाफा कमाने के लिए सरकार के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष समर्थन की जरूरत होती है। टेक्नोलॉजी ने कंपनियों को नियम कानूनों से ऊपर नहीं कर दिया है। बड़ी से बड़ी टेक कंपनियों को भी हर देश के नियमों का पालन करना ही पड़ता है। सही बात है। तो सरकार के साथ तालमेल बिठाकर चलना सफलता की एक अनिवार्य शर्त है। ठीक है, तो हमने लागत की बात की, सप्लाई चेन की और सरकारी नियमों की। ये तीनों चीजें काफी हद तक डेटा और एनालिसिस से सुधारी जा सकती हैं। हाँ, बिल्कुल। शायद भविष्य में एआई इन तीनों चीजों को इंसानों से बेहतर मैनेज कर लेगा। लेकिन जो चौथा स्तंभ है, वो इन सब से अलग और शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, मानवीय निर्णय यानी ह्यूमन जजमेंट। पर मुझे यहाँ एक सवाल है। आज के इस डेटा ड्रिवन युग में, जहां हर फैसला ए/बी टेस्टिंग और एनालिटिक्स पर आधारित होता है, क्या अंतर्ज्ञान या सहज ज्ञान जैसी बातें पुरानी नहीं हो गई हैं? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और आज के दौर के ज्यादातर लीडर्स इसी दुविधा में हैं। देखिए, मानवीय निर्णय का मतलब डेटा को नजरअंदाज करना नहीं है। इसका मतलब है उस डेटा के पार देखना। अच्छा। लेख में कुछ बेहतरीन सवाल उठाए गए हैं। क्या जेम्स वॉट ने किसी कंसल्टेंट की रिपोर्ट पढ़कर भाप के इंजन पर काम शुरू किया था? या क्या हेनरी फोर्ड ने ये फैसला कि वो अपने कर्मचारियों की तनख्वाह दोगुनी कर देंगे ताकि वो खुद उनकी बनाई कार खरीद सकें? ये किसी एक्सेल शीट के एनालिसिस पर लिया था? या फिर स्टीव जॉब्स, उनका ये मानना कि डिजाइन सिर्फ ये नहीं कि कोई चीज कैसी दिखती है, बल्कि ये है कि वो कैसे काम करती है। क्या ये किसी एल्गोरिदम ने उन्हें बताया था? इन सभी सवालों का जवाब है नहीं। ये सभी क्रांतिकारी फैसले सिर्फ डेटा का नतीजा नहीं थे। ये फैसले दिल से, एक गहरी समझ से और एक असाधारण लीडर की सोच से लिए गए थे। उनमें एक विजन था, एक साहस था जो किसी भी डेटा मॉडल से नहीं आ सकता। सही कहा। यही वो वाइल्ड कार्ड है जो पहले से चल रहे सिस्टम को तोड़ सकता है। आज के समय में इसका कोई बड़ा उदाहरण है। सबसे बड़ा उदाहरण चीन का रिन्यूएबल एनर्जी में दबदबा है। अच्छा, वो कैसे? आज दुनिया के सबसे सस्ते और अच्छे सोलर पैनल और विंड टर्बाइन चीन बनाता है। ये इसलिए नहीं हुआ कि उनके पास कोई खास प्राकृतिक संसाधन था। ये उनके नेताओं के एक रणनीतिक फैसले की वजह से हुआ। मतलब? जब पूरी दुनिया ये मान रही थी कि रिन्यूएबल एनर्जी बहुत महंगी है और फायदे का सौदा नहीं है, तब चीन के नेतृत्व ने पारंपरिक सोच को दरकिनार किया। उन्होंने इसे एक रणनीतिक प्राथमिकता बनाकर इसमें भारी निवेश किया। ये एक साहसिक मानवीय निर्णय था, कोई कंप्यूटर सिमुलेशन नहीं। तो
लेख यहाँ एक चेतावनी भी दे रहा है, खासकर एजीआई के संदर्भ में। हाँ, और ये एक बहुत गंभीर चेतावनी है। इसमें कोई शक नहीं कि भविष्य में एजीआई हमारी सोचने समझने की क्षमता के कई पहलुओं में हमसे आगे निकल जाएगा। वो डेटा को हमसे बेहतर एनालाइज कर पाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर इस प्रक्रिया में हमने साहसिक और दूरदर्शी मानवीय फैसलों को मशीनों के भरोसे छोड़ दिया, तो हम उस स्तंभ को ही गिरा देंगे जिस पर पिछली चारों औद्योगिक क्रांतियां टिकी थीं। मशीनें विश्लेषण कर सकती हैं, लेकिन विजन, साहस और अंतर्दृष्टि ये अभी भी इंसानी गुण हैं। तो इस पूरी चर्चा को समेटें तो ऐसा लगता है कि बिजनेस एक कार की तरह है। पहला स्तंभ लागत प्रबंधन उसका इंजन है, जितना कुशल होगा उतना अच्छा। दूसरा सप्लाई चेन, उसके पहिए और सड़कें हैं जो आपको मंजिल तक पहुंचाते हैं। तीसरा सरकारी नियम ट्रैफिक लाइट्स की तरह हैं, जिनका पालन करना ही होगा। और चौथा मानवीय निर्णय, वो ड्राइवर है जो ये तय करता है कि जाना कहाँ है, कब रफ्तार बढ़ानी है और कब जोखिम उठाना है। एआई शायद एक बेहतर इंजन और जीपीएस दे सकता है, लेकिन स्टीयरिंग व्हील अभी भी इंसान के हाथ में ही रहना चाहिए। बहुत बढ़िया सारांश है। और यूपीएससी की तैयारी करने वालों के लिए ये ढांचा सिर्फ केस स्टडी के लिए नहीं है। ये आर्थिक नीति, शासन और राष्ट्रीय विकास में नेतृत्व की भूमिका का विश्लेषण करने के लिए एक शक्तिशाली टूल है। हाँ, जब भी मेक इन इंडिया या पीएलआई जैसी योजनाओं का मूल्यांकन करें तो इन 4 स्तंभों पर कर सकते हैं। बिल्कुल। क्या हम लागत में प्रतिस्पर्धी हैं? क्या हमारी कंपनियों को उत्पादन के साधन आसानी से मिल रहे? क्या हमारी नीतियां उद्योगों के अनुरूप हैं? और सबसे जरूरी, क्या हमारे नेता भविष्य के लिए साहसी और दूरदर्शी निर्णय ले रहे हैं? इस विश्लेषण पर आपकी क्या राय है? क्या कोई 5वां स्तंभ भी है जिसे हमने छोड़ दिया? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको यह चर्चा उपयोगी लगी तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप भविष्य में ऐसी कोई भी महत्वपूर्ण बातचीत मिस न करें। और जाते जाते एक आखिरी सवाल। लेख हेगेल के उद्धरण से शुरू हुआ था कि हम इतिहास से नहीं सीखते। भविष्य का सवाल ये है, जैसे जैसे एजीआई हमारे दिमागी कामों को बेहतर ढंग से करने लगेगा, क्या हम नेतृत्व और निर्णय लेने में मानवीय अंतर्ज्ञान के महत्व को बनाए रखना सीखेंगे, या हम इतिहास के इस सबसे जरूरी सबक को भूलने का जोखिम उठाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले समय में हमारी सफलता की दिशा तय करेगा।